नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, हमारी जो एडियो की सीरीज़ चल रही है उसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम देखेंगे जो मुख्य इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरा का पूरा एक इकाई इस पर रहता है, तो इसको बहुत ढंग से समझिएगा। पूरे एस्पेक्ट पर, पूरे सभी चीज़ों पर हम बहुत अच्छे से और डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है। सूचना का अधिकार दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके लागू होने के पीछे क्या कहानी थी और कितना ज़्यादा मशक्क़त जो है वो करना पड़ा था। दरअसल हम बात यदि करें तो सन 1923 में अंग्रेज़ों ने एक गोपनीयता से संबंधित एक कानून लाया था दोस्तों 1923 में। और उस कानून का जो विषय ये था कि कोई भी प्रशासनिक कार्य जो है वो पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पब्लिक से गोपनीय रखा जाएगा, उनके जानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अंग्रेज़ तो चाहते ही थे कि जो है वो भ्रष्टाचार करें, वो पैसा जो है वो गरीब जनता से लूट कर लंदन भेजना, उनका जो मेन टारगेट तो वही था, है ना, गरीबों का खून चूसना और पैसा जो है वो अपने अफसरों को, अपने राजशाही तानाशाही तंत्र को देना। तो ये जो चल रहा था अंग्रेज़ों का, इसीलिए उन्होंने एक गोपनीयता का कानून लाया था। ये चलते रहा आगे चलकर, लेकिन जैसे जो भारत आज़ाद हुई दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तब हमने ये देखा कि जो कार्य हो रहे हैं अधिकारी लेवल में या किसी भी लेवल में जो सरकार के अधीन है, कोई भी कार्य करवाया जा रहा है तो उसमें उतनी पारदर्शिता नहीं है, जवाबदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मुख्य कारण यही है कि लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। भाई, यदि कोई रोड बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कोई नहर बनाने का काम हो रहा है, अगर वो काम गलत तरीके से हो रहा है तो उसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। ठीक है। जैसे कई सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे मैंने अभी हम देखेंगे हमारे में रोड के समय देखें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हम देखेंगे कि रोड की मोटाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें निर्धारित है। अगर उसका आपको पता ही नहीं है, ठीक है, अगर आपको उसको पता ही नहीं है कि मोटाई कितना हो, चौड़ाई कितना हो, तो आप कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर धांधली हो रही है ना। जहाँ पर 40 फीट चौड़ा रोड बनना है वहाँ पर 20 फीट चौड़ा रोड बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जब तक यहाँ की जनता को, यहाँ के नागरिकों को ये पता ना हो कि जो वो कार्य हो रहा है या कोई भी ऑफिस में, किसी भी संबंध में, कोई भी विषय में कोई चीज़ संचालित हो रही है, उसकी जानकारी यदि पब्लिक को नहीं है तो पब्लिक ये कैसे जानेगी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। और यही मेन मुद्दा था जिसमें अन्ना हजारे ने भी बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी थी। आपने वो मूवमेंट दिल्ली में देखा होगा। तो इसी को ही जो प्राथमिकता में रखते हुए हमारी सरकार ने एक नया कानून पास किया और उसको भी पास करने के लिए कितनी लड़ाई लड़ने लगी दोस्तों। आप देखोगे कि 1947 में देश आज़ाद हुआ है और 2005 में जो है वो सूचना का अधिकार लोगों को मिला है। ठीक है। तो 2005 में भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो पारित किया था। ठीक। इसके संबंध में हम बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो बात करने वाले हैं, तो आप बहुत ढंग से इसको समझेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम हम देखें दोस्तों तो लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 15 जून सन 2005 को। लेकिन 15 जून सन 2005 को ये आंशिक रूप से लागू हुआ था। क्यों आंशिक रूप से लागू हुआ था, क्या परिस्थितियां थी, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है। तो ये जो उद्देश्य लिखा है ये आपके अधिनियम के अनुसार है। इससे इतर मतलब इससे अन्य भी जो है उद्देश्य दिए जा सकते हैं, लेकिन आप यदि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी तरीके से घुमा के दे आपसे आराम से प्रश्न बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहला उद्देश्य देखें, प्रत्येक लोक प्राधिकारी। यहाँ पर मैंने उन्हीं टर्म्स का यूज़ किया है जो
अधिनियम में है। क्यों? क्योंकि यदि मैं सरल रूप में लिखूं, सरल रूप में मैं समझाऊंगा, सरल रूप में यदि लिखेंगे दोस्तों इसको, तो आप इसी टर्म्स में दे देगा तो आप क्या है कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं इसी रूप में इसको लिखा हूं। मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा एक एक चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, अब यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे टर्म समाये हैं। एक तो लोक आया है, ठीक है, लोक लोग से बना है, जब अप्रत्यय लगता है तो वो लोक बन जाता है जो लोगों से संबंधित है। अब लोग कौन है? जनता, ठीक है, जनता से संबंधित। प्राधिकारी, प्राधिकारी प्रकृष्ट रूप से अधिकार प्राप्त, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है दोस्तों, प्र इसमें उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ है और प्र का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से, विशेष अधिकार जिसको प्राप्त है वो प्राधिकारी, ठीक है। तो वो जो लोक प्राधिकारी है, लोक प्राधिकारी से हम अभी और डिटेल देखेंगे, हम किसको लोक प्राधिकारी कहेंगे, ठीक है। उसको जनरली लोक प्राधिकारी, लोक प्राधिकरण कह दिया जाता है। तो लोक प्राधिकारी के कार्यकरण मतलब लोगों के जो प्राधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त लोग जो सरकार के अंदर, सरकार जो कार्य कर रही है उस कार्यकरण, कार्यकरण मतलब कार्यकरण मतलब क्रिया, ठीक है, कार्य जो हो रहा है उसमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन मतलब वृद्धि के लिए, जो कार्य अभी तक चल रहे थे उसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं थी क्योंकि पब्लिक को उसके बारे में आइडिया ही नहीं था। समाचार पत्रों के द्वारा या किसी विशेष सरकारी अधिकारी के द्वारा यदि कुछ बताया जाता था तभी वो चीज़ें सामने आती थी, है ना। हमने बहुत सारे घोटाले उस समय देखे, इससे संबंधित जो आई थी CAG के माध्यम से जो प्रकाशित हुई थी, 2G घोटाला और बहुत सारे घोटाला, तो ये इसी वजह से आई थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, भाई लोग जानने लगे कि इससे जो भी कार्य हो रहा है उसमें क्या क्या स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, कितना पैसा इन्वॉल्व था, कितना टेंडर जारी हुआ था और कितना लगाया गया, कितना खाया गया, सारी चीज़ें सामने आ गई। तो यहाँ पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में संवर्धन मतलब वृद्धि के लिए ये अधिनियम लाया गया। इसके बाद देखें लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। अब लोक प्राधिकारी बिना सूचना अधिकार के अधिनियम से पहले आप यदि चले जाते और पूछते कि भाई इससे संबंधित मुझे सूचना चाहिए, मेरे गांव में ये हो रहा है ना, और ये हो रहा है, कोई भी भवन का निर्माण हो रहा है और आप किसी लोक प्राधिकारी के पास जाकर पूछते कि इसके बारे में मुझे बताइए कितना पैसा गा रहे, तो वो सीधा बोलेगा आपको क्या लेना देना है, नहीं देंगे। कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफिसर, है ना, वो तो अपने में ही सभी उच्च लेवल अधिकारी होते हैं, तो वो क्यों देंगे। इसीलिए क्या किया गया, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन, उनके अधिकार में जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं तक आपकी पहुंच सुनिश्चित हो, आप जाकर उन सूचनाओं को ले सकें। इसके लिए इस अधिनियम को लाया गया। और सूचना लेंगे तभी तो जब सवाल जवाब करेंगे ना भाई, जब सूचना ही नहीं रहेगा, जब जानकारी ही नहीं रहेगी तो आप क्या पूछेंगे, है ना। तो उनकी सूचना तक जो है वो आपकी पहुंच हो। जैसे मैंने बताया गांव से जो अधिकारी है ना, ग्राम पंचायत में आते हैं या नगर पालिका में आते हैं, तो वहाँ पर जो विहित प्राधिकारी होता है वो उसकी सूचना तक आपकी पहुँच सुनिश्चित हो, ठीक। नेक्स्ट देखें तीसरा, तो नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करना। यहाँ पर बहुत ढंग से नागरिकों के सूचना के अधिकार से क्या करेगा नागरिक, जानकारी, जो जनता है वो जानकारी प्राप्त करेगी और उस जानकारी को व्यवहार में लाएगी, और व्यवहार में लाएगी तो शासन क्या होगा, जवाबदारी होगा। शासन की यहाँ पर जवाबदारी तय होगी कि उसको सही ढंग से किया जाएगा। तो उन्हीं के माध्यम से क्या करना, शासन पद्धति स्थापित करना कि लोगों के क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है, देश में जो कार्य हो रहा है, गांव में जो कार्य हो रहा है, उनकी पूरी जानकारी हो और उसी हिसाब से शासन चले, सवाल जवाब हो तो सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आए, ठीक है। तो व्यवहारिक शासन पद्धति व्यवहार में होगा कि भाई मुझे ये चीज़, यहाँ पर ये चीज़ चल रही है तो मेरी जानकारी में है ये कैसा हो रहा है। तो वही कहा गया है कि व्यवहारिक शासन पद्धति में नागरिकों की सूचना के अधिकार के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नागरिक अधिकारों में वृद्धि तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश। यहाँ पर जाहिर सी बात है, नागरिकों के अधिकार में वृद्धि हुई है ना, हर चीज के लिए वो सूचना ले सकता है, देश से हो, चाहे राज्य से हो, चाहे जिला से हो, चाहे गांव से हो। तो नागरिकों के अधिकार में वृद्धि तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश। अब जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे थे उनके भ्रष्टाचार पर इसके माध्यम से क्या लगाया गया, अंकुश लगाया गया। अब क्या है, उनकी जवाबदारी तय होगी। अगर वो गड़बड़ करते हैं, किसी भी प्रकार का हेर फेर यदि करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है वो सक्षम कहीं भी सक्षम अधिकारी के पास, सक्षम न्यायालय के पास क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उनके ऊपर केस भी किया जा सकता है अगर गलत पाया गया तो ये जो है मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या थे, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत थे। इसी के आधार पर ही, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहा जाता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया। ठीक, अब बात करें कि इसमें अध्याय कितने हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अभी सूचना के अधिकार में ध्यान दीजिएगा, अध्याय 6 है तथा धारा इसमें कितनी है, 31 है। अध्याय 6 धारा कितनी है, 31 है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में। इसी के ही अंतर्गत हम ये भी देखेंगे हमारे आने वाली क्लास में, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 27-28 का उपयोग करते हुए और भी कुछ उपबंध किए गए हैं। एक छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज इन टर्म्स को आप समझेंगे तभी आपको आने वाली क्लास जो है वो समझ में आएगी। तो बड़े धैर्य के साथ देखें और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब बात करें कि अध्याय 1 में क्या है। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी सूचना का अधिकार अधिनियम हो या कोई भी ऐसा संवैधानिक दस्तावेज हो, तो वो सबसे पहले प्रारंभ होता है नाम और परिभाषा से। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका नाम पूछा जा सकता है। नाम क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसका क्या है, नाम है। संक्षिप्त नाम पूछेगा, अध्याय 1 धारा 1 में ये दिया गया है। ठीक, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर से बनेगा, कहाँ पर लागू है, बहुत ढंग से समझेंगे। कहाँ पर लागू है, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दे दिया जाए कि वर्तमान में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम वर्तमान में कहाँ पर लागू नहीं है या कहाँ पर लागू है, या क्या पूरे भारत में लागू है। ठीक, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आपको दिया जा सकता है। तो बहुत ढंग से इसको याद रखेंगे कि वर्तमान में जो है वो पूरे भारत में लागू है। कब से, 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से ये क्या है दोस्तों, पूरे भारत में लागू है। लेकिन यदि आपसे ये पूछता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है वो कहाँ पर लागू था, तो आप ध्यान रखना जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू था और 31 अक्टूबर 2019 से पूरे भारत में ये लागू है। ठीक, हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं जो हमारे क्वेश्चन को गलत कर देंगे, तो इसको बहुत ढंग से आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक, चलिए, अच्छा, ये कितनी धाराएं लागू हुई और कब लागू हुई, तो यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिस दिन ये इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और राजपत्र में प्रकाशित हुआ, उस दिन से 15 जून 2005 से ये आंशिक रूप से जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। आंशिक रूप से देखिए, ये पूछी तो नहीं जाती, परंतु यदि आपको टफ प्रश्न देना है तो पूछा जा सकता है कि जब यह नियम अधिनियमित हुआ तब निम्न में से कौन कौन सी धाराएं लागू हुई या कौन कौन सी धाराएं लागू नहीं हुई। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जब यह अधिनियम अधिनियमित किया गया तो धारा 4(1), धारा 5(1) और 2, धारा 4 की उपधारा है ये, धारा 5 की उपधारा 1 और 2, धारा 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28,
इतनी धाराएं जो है वो 15 जून सन 2005 को लागू हुई थी। शेष के संबंध में क्या लिखा है, तो शेष के संबंध में लिखा है कि शेष धाराएं जो है वो यह अधिनियमित, देखिए जो लिखा है मैं वैसे ही बता रहा हूं, फिर आपको समझा दूंगा। यह अधिनियम अधिनियमित होने के दिन के, यहां पर भी बढ़िया प्रश्न बनेगा, 120वें दिन से लागू होगा। ठीक है, अब यहां पर बहुत ढंग से आपको कथन कारण में क्वेश्चन दे देगा कि उसमें कथन वगैरह में दे सकता है एक आध कथन में कि जो आरटीआई एक्ट 2005 था उसकी सभी धाराएं जो है वो कब से, या शेष धाराएं जो है वो कब से लागू हुई थी, तो उसमें देगा 120 दिन के बाद, 120वें दिन, इस प्रकार से भी दे सकता है। तो याद रखिए अधिनियम में साफ लिखा हुआ है 120वें दिन से लागू होगा, और 120वें दिन से लागू होगा इसका मतलब कब लागू हुआ, ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है। ठीक, अब इसमें आपके मन में आ रहा होता कि ये सर शेष जो 120वें दिन लागू होगा इसका क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 120वें दिन से लागू होगा, इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर हम आगे अभी चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो लोक प्राधिकारी थे, जो सूचना देने वाले व्यक्ति हैं, अभी तक वो क्या कर रहे थे, दस्तावेज हैं जो भी उनके पास जानकारी थी उसको ऐसे ही रख दे रहे थे, क्योंकि फिर ढूंढना मांगना वैसा कुछ था नहीं, है ना। कभी कभार ही ज़रूरत पड़ता था, जब सीनियर ऑफिसर चेक करने आते थे तो उसमें भी सब सेटिंग हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि सूचना के अधिकार के माध्यम से आपको सूचना प्रोवाइड करवाना है ना। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ऐसे में वो जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी दस्तावेज हैं, उसको क्रमबद्ध तालिकाबद्ध समय के अनुसार सेट करके रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उनको सूचना देने में आसानी होगी, नहीं तो टाइम ऑफ पीरियड जो डिसाइड किया गया था उसमें सूचना आप दे नहीं पाते, है ना भाई आपने दस्तावेज, बहुत सारे कार्य हुए हैं, पिछले भी हुए हैं, तो उनको सब आप ऐसी की भाव में पड़ा है, फाइल में बंद है, तो उसको पूरा व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से रखना, कंप्यूटराइज्ड रखना, बहुत सारी चीज़ें करनी थी, ताकि जब सूचना मांगा जाए तो निश्चित अवधि जो इसके लिए निर्धारित की गई है उस अवधि में जो है वो सूचनाएं प्रदान की जा सके। इसलिए लोक प्राधिकारियों के लिए 120 दिन का समय दिया गया कि आप इस 120 दिन में सारी अपनी डाटाओं को व्यवस्थित तरीके से तालिकाबद्ध सूचीबद्ध समय के अनुसार, दिन के अनुसार व्यवस्थित करके रख लें। इसीलिए बाकी जो धाराएं थी वो इम्प्लीमेंट कब हुई, 120वें दिन इम्प्लीमेंट हुई थी। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें आते हैं धारा 2 के अंतर्गत दोस्तों किसी में भी परिभाषा दी हुई होती है और परिभाषा को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन परिभाषा से अब अच्छे प्रश्न बनने लगे हैं। ठीक है, परिभाषा से भी अच्छे प्रश्न बनने लगे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि परिभाषा आपको पता है तब जाके आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आगे अधिनियम में जो धाराएं में चीज़ दी गई हैं उनको बहुत भली भांति आप समझ सकते हैं, अन्यथा आपके समझ से ये बाहर हो जाएगा। ठीक, तो एक एक चीज़ को समझ के रखिए, ताकि जब हम बात करें, जैसे अभी आप यहाँ पर टर्म्स आया दोस्तों लोक प्राधिकारी, अब आपको ये पता ही नहीं है, बिल्कुल अभी मैं बोलता हूँ आपको नहीं पता है कि ये लोक प्राधिकारी कौन है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको रट के पूरा करेंगे अपनी कहानी, है ना। और रटने के बाद भी यदि थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि संबंधित लोक प्राधिकारियों में शामिल नहीं है, ये लोक प्राधिकारी के संबंध में सत्य कथन क्या है, तो आपका पूरा टर्म्स हिल जाएगा, क्योंकि आपने वैसा पढ़ा ही नहीं है, आप जानते नहीं है कि लोक प्राधिकारी क्या होता है। तो इसके लिए हमको इस अधिनियम के रूप में परिभाषा बहुत अच्छे से समझनी है, टर्म्स को समझना है, ये क्या कहना चाह रहा है, ताकि तब आगे समझ में आएगा और इससे बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले परिभाषा में दी गई है दोस्तों समुचित सरकार। ठीक है, अब हमने सरकार तो सुनी थी, अब समुचित सरकार का क्या अर्थ है, तो इसको भी देखिए। अब यहीं से आप सोचिए आपका लेवल कहाँ तक पढ़ना चाहिए और कहाँ तक, कम से कम आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो समुचित सरकार क्या होती है, तो समुचित सरकार के अंतर्गत केंद्र या राज्य शासन के अंतर्गत, समुचित सरकार किसे कहेंगे हम, केंद्र या राज्य शासन के अंतर्गत
जिन्होंने कोर्स परचेस किया है वो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। वो मैं अधिनियम में जो लिखा है उसी के अनुसार ही उसको प्रोवाइड करवाया हूँ, इसीलिए वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एप्लीकेशन में आपको जो पीडीएफ मिल रहा है वो मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। और जो समझाया जा रहा है उसको अपने शब्दों में भी लिखने का प्रयास करें ताकि सारी चीज़ें ढंग से आपको बैठ जाए। तो जो पीडीएफ वाले हैं वो बिल्कुल आपको मिल जाएगा जो कोर्स परचेस कर लिए हैं, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, केंद्र व राज्य शासन द्वारा, ठीक है। समुचित सरकार का क्या तात्पर्य है? केंद्र या राज्य शासन द्वारा स्थापित, गठित या स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या वित्त पोषित ऐसी कोई भी इकाई, ठीक है, ऐसी कोई भी इकाई, निकाय, संस्था जो क्या हो, केंद्र सरकार या राज्य शासन के द्वारा स्थापित की गई हो, गठित की गई हो, स्वामित्वाधीन हो मतलब इसके स्वामित्व के अधीन हो, या नियंत्रणाधीन हो, इनके नियंत्रण के अधीन हो, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हो। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित कोई भी संस्था, निकाय, चाहे वो कैसे भी रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, कैसे भी रूप में, चाहे वित्त पोषित, वित्त सरकार द्वारा सीधे दिया जा रहा है, ऐसे सीधे नहीं दिया जा रहा है, उल्टा किसी के माध्यम से दिया जा रहा है, ठीक है, सरकार द्वारा स्थापित है, सरकार द्वारा गठित है, सरकार द्वारा वित्त पोषित है, सरकार के नियंत्रण में है, सरकार के स्वामित्व, सरकार उसके स्वामी है, सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, जो भी संस्था है सरकार से कैसे भी कनेक्टेड है, उसके नियंत्रण में, मतलब इसमें सभी आ गए, या वित्त पोषित है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, नियंत्रणाधीन है, स्वामित्व में है, ठीक है। तो वे सभी को मिलाकर हम क्या कहेंगे? समुचित सरकार कहेंगे। क्या कहेंगे हम उस सभी को मिलाकर? समुचित सरकार कहेंगे। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, उस सभी को मिलाकर समुचित सरकार, ठीक। तो आप समुचित सरकार जहां भी टर्म्स आएगा आपको बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर है कि हम समुचित सरकार किसे कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम देखते हैं सक्षम प्राधिकारी। सधन क्षम से बना है, प्राधिकारी के संबंध में मैं बता दिया हूँ। स मतलब सकना, क्षम मतलब जिसकी क्षमता में हो, तो वैसे प्राधिकारी जिसकी क्षमता में ये सारी चीज़ें होती है। तो देखिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा से संबंधित कोई भी सूचना है, कोई भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए, किसी भी चीज़ के आपको समझना है ना, तो इसके लिए जो है वो नियम कानून जो बनना है, तो इसके लिए सक्षम अधिकारी कौन होगा? अध्यक्ष होता है, क्योंकि वही हेड होता है लोकसभा और विधानसभा का, ठीक है। तो इसके लिए सक्षम अधिकारी कौन? जो इस आरटीआई एक्ट को सही तरीके से संचालित कर सके, आपके द्वारा जो सूचनाएं मांगी गई है वो सही ढंग से प्रोवाइड करवा सके, इसके लिए जो तंत्र है, जो नियम है, जो कानून है वो बना सके। तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? लोकसभा और विधानसभा में अध्यक्ष है, ठीक। वैसे ही हम बात करें राज्यसभा और विधानसभा के लिए, तो राज्यसभा और विधानसभा के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? तो सभापति होगा। ध्यान रखेंगे, सक्षम प्राधिकारी इसके लिए कौन होगा? सभापति होगा, ठीक। वैसे ही बात करें हम संविधान द्वारा गठित प्राधिकरण, संविधान द्वारा कोई जो निकाय गठित की गई है, कोई प्राधिकरण गठित किया गया है, तो उसके लिए यदि वो देश में किया गया है दोस्तों, देश में है ना, कंट्री लेवल पर, तो उसके लिए राष्ट्रपति, और राज्य के लिए किया गया है तो राज्यपाल जो है वो क्या रहेंगे? सक्षम प्राधिकारी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा के लिए अध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए सभापति, और संविधान द्वारा अगर कोई प्राधिकरण गठित किया गया है तो वो राष्ट्रपति अगर कंट्री लेवल में है, और राज्य लेवल में कोई प्राधिकरण गठित किया गया है तो उसके लिए राज्यपाल जो है वो सक्षम अधिकारी होंगे। मतलब आरटीआई एक्ट का पूरा संचालन इनके जिम्मेदारी में होगा, इनके प्राधिकरण से संबंधित, इनके क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो सक्षम प्राधिकारी होंगे वो मुख्य न्यायाधीश होंगे दोस्तों। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। हाई कोर्ट के मुख्य राज्य के मुख्य न्यायाधीश हो गए और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देश के मुख्य न्यायाधीश। तो इन दोनों के लिए, हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो सक्षम प्राधिकारी होंगे वो होंगे मुख्य न्यायाधीश। ठीक, क्लियर है स्पष्ट रूप से। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, लोक प्राधिकारी के संबंध में हमने अभी बात की थी। लोक प्राधिकारी के संबंध में हमने बात की थी और वही मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो देखिए इसमें एक अलग आपको चीज देखने को मिलेगा। क्या? देखिए, लोक प्राधिकारी किसे कहेंगे? तो संविधान द्वारा या उसके अधीन कोई निकाय है या कोई संस्था है या उसके अधीन कोई भी प्राधिकरण है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लोक प्राधिकारी। और किसे? तो संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित कोई प्राधिकरण, कोई संस्था, लोक प्राधिकारी। नेक्स्ट कहेंगे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई जो है वो प्राधिकरण है, किसी अन्य विधि से बनाई गई जो है वो क्या है? लोक प्राधिकारी कहेंगे। या समुचित सरकार के अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित प्राधिकारी या निकाय। समुचित सरकार में हमने देखा, समुचित सरकार ये सभी हैं। अब इनके द्वारा यदि कोई संस्था स्थापित की गई है, बहुत ढंग से समझ लेंगे, संस्था स्थापित की गई है और ये संस्था समुचित सरकार, ये संस्था समुचित सरकार के अंतर्गत आ गई, तो ये संस्था ने अपनी अधिसूचना या आदेश के द्वारा कोई नई संस्था या सभा या कमेटी गठित कर ली, तो उस प्राधिकारी या उस निकाय को, उस प्राधिकरण गठित कर लिया, वह निकाय गठित कर लिया, कोई इकाई गठित कर ली, किसके द्वारा? इस संस्था के द्वारा, तो वो भी क्या कहलाएगा? लोक प्राधिकारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लोक प्राधिकारी कहलाएगा। समुचित सरकार के अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित गठित कोई प्राधिकारी या निकाय, वो भी क्या कहलाएगा? लोक प्राधिकारी कहलाएगा। लोक मतलब लोगों से संबंधित, प्राधिकारी मतलब प्रकृष्ट रूप से अधिकार संपन्न, जिसको विशेष अधिकार दी गई है, उसे हम लोक प्राधिकारी कहते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों? ये इसके द्वारा कोई प्राधिकरण गठित किया गया या निकाय या यूनिट, कोई भी यूनिट जो गठित की गई, इसमें हम एक चीज समझ लेते हैं, इसमें कोई भी इकाई जो है वो गठित की गई है ना, प्राधिकरण गठित किया गया है, निकाय गठित किया गया है, तो ये निकाय किससे बनेगा दोस्तों? लोगों से लोगों से, यहाँ से संबंधित अधिकारियों से, लोगों से ही बनेगा। तो इन्हीं लोगों को ही क्या कहा गया है? लोक प्राधिकारी कहा गया है। और इन लोगों से जो बनी हुई इकाई है उसको हम लोक प्राधिकरण कह देते हैं, लोक प्राधिकारी भी कह देते हैं, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर लोक प्राधिकारी भी कह देते हैं, लोक प्राधिकरण भी कह देते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ कई को लगेगा प्राधिकारी मतलब सिर्फ लोग, नहीं, उस संबंधित इकाई भी जो है वो क्या है? लोक प्राधिकारी के अंतर्गत आएगी। और उसके वो जो इकाई क्योंकि लोगों से ही बनी है ना, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? लोक प्राधिकारी कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? लोक प्राधिकारी कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया है। ठीक, एक दो और टर्म्स है, उनको देखते हैं। अध्याय 1 आज हम पूरा करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो ज़रूर कमेंट करके सूचित कीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आप जानते हैं कि हाल ही में जो है वो एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, नोटिफिकेशन जनवरी तक जारी होने की संभावना है, इसलिए जो है वो हमको तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है और हम लोगों ने जो है वो आपके लिए एडीओ का ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया है जो आपको 50% डिस्काउंट में मिल जा रहा है दोस्तों, 1000 रुपये में, मात्र 1000 रुपये में। और इसमें क्या क्या मिलेगा? जितना वृहद सिलेबस है आप जानते हैं, सभी विषय के जो है वो वीडियो क्लासेस मिलेंगे, सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। 10 फ्री टेस्ट सीरीज रहेगा जिसमें 4 मॉडल पेपर रहेंगे। ये सारी चीजें फ्री मिलेंगी और ये बहुत ही लिमिटेड ऑफर है, 50% डिस्काउंट में है।
किसी भी वीडियो का आपको दोस्तों डेमो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 20 से अधिक वीडियो जो है वो डेमो के तौर पर उपलब्ध है दोस्तों। आप जाकर देख सकते हैं। पूरी तरह आज के डेट में अपडेटेड कंटेंट है। जिस हिसाब से प्रश्न पैटर्न पूछा जा रहा है उसी हिसाब से ही आपकी तो तैयारी होनी चाहिए, तो वो पूरा आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गुरुकुल एकेडमी। उसमें जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे बाय नाउ का लिंक आएगा, वहां पर जाकर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इस विषय में संबंधित जानकारी चाहिए तो जो निष्क्रिय नंबर फ्लैश हो रहा है 9770519143, तो उसमें भी जाकर जो है वो दोस्तों आप इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। परंतु तैयारी करने का समय बहुत ही कम बचा है। अगर आप सोचते रहे तो सोचते ही रह जाएंगे। बहुत कम समय में बहुत बड़ा सिलेबस हमको कवर करना है, इसलिए जल्दी कीजिए और जल्दी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। ठीक, धन्यवाद। चलिए अब हम कुछ और जो है वो शब्दों को समझते हैं। जैसे इसमें आता है कि अभिलेख के रूप में सूचना प्राप्त होगी, और सूचना या सूचना का अधिकार क्या है, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसमें क्या चीज़ समाहित है, तो इसको हम लोग इसकी परिभाषिक शब्दावली को एक बार और समझते हैं। देखिए अभिलेख एक दिया है यहाँ पर अभिलेख। अब अभिलेख कहा जाएगा तो आप लेखन संबंधी चीज़ें ही समझेंगे जो दस्तावेज वगैरह है। लेकिन देखिए अभिलेख में क्या क्या समाहित है, संबंधित समस्त दस्तावेज, पांडुलिपि, ठीक है, ये भी पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखा हुआ पांडुलिपि भी इसी के तहत ही आएगा। जितने भी फाइल हैं, माइक्रोफिल्म है, देखिए आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि अभिलेख के अंतर्गत क्या समाहित है, माइक्रोफिल्म, छोटी माइक्रोफिल्म जो होती है वो। इसके अंतर्गत प्रतिकृति, ठीक है, प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी, छाया प्रति, ठीक है। इसके अंतर्गत किसी कंप्यूटर द्वारा किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई सामग्री। इसके अंतर्गत कोई भी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति द्वारा जो सामग्री उत्पादित है वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे, अभिलेख के अंतर्गत आएंगे। देख लीजिए दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल, माइक्रोफिल्म, प्रतिकृति, कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति से उत्पादित कोई सामग्री, सभी किसमें आएगा, अभिलेख के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभिलेख कहा जाएगा तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें सूचना। अब ये सूचना जो दी गई है, सूचना का अधिकार नियम पढ़ रहे हैं, उसमें सूचना से क्या तात्पर्य है, सूचना कहेंगे किसे, ठीक है। और ये बहुत ढंग से समझना होगा क्योंकि सूचना केवल सूचना आपको जानकारी लेना, फोटोकॉपी लेना नहीं है। देखिएगा सूचना क्या है, सूचना किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख। अब अभिलेख में ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक। इसके अलावा समस्त दस्तावेज, इसके अलावा ज्ञापन, ठीक है, जो ज्ञापन जारी होता है, आप लोग ज्ञापन कहते हैं, जिसको मैं ज्ञापन कहता हूँ, ये एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन इसका ज्ञापन होना चाहिए। इसके अलावा ईमेल, इसके अलावा प्रेस विज्ञप्ति, इसके अलावा परिपत्र, ठीक है, कोई भी परिपत्र या सर्कुलर जारी हुआ है, प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है, ईमेल में कुछ आया है, ठीक। इसके अलावा आदेश, कोई भी आदेश, लॉग बुक, इसके अलावा संविदा रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने व मॉडल, ठीक है। आप नमूने या मॉडल भी सूचना के अंतर्गत आएंगे। मतलब क्या, मतलब ये कि यहीं पर यदि रोड बन रही है और आपको उसके मटेरियल का चेक कराना है तो उस मटेरियल का नमूना भी ले सकते हैं। कहीं पर कोई भवन बन रहा है तो उस भवन का मॉडल भी आप मंगा सकते हैं कि उसको किस मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। आंकड़ों संबंधित सामग्री, ठीक है, इनसे आंकड़ों संबंधित सामग्री जो है वो सूचना के अंतर्गत आएगा, ठीक। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखें, देखिए पूरा का पूरा ये सूचना में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, आंकड़ा आधारित जो सामग्री है वो सभी किसके अंतर्गत आएगा, सूचना के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा प्राइवेट निकाय से संबंधित सूचना भी हासिल आप कर सकते हैं यदि वह लोक प्राधिकारी के
की पहुंच हो उसमें, ठीक है। लोक प्राधिकारी की पहुंच के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट निकाय से संबंधित वो जो चीज़ है आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी रूप में कोई भी सामग्री, ठीक है, यदि वो लोक प्राधिकारी के पहुंच में है, ठीक है। लोक प्राधिकारी हम लोगों ने देखा, लोक प्राधिकारी किसे कहेंगे, है ना। तो वो लोक प्राधिकारी के पहुंच में, उसके अंतर्गत और कोई संस्थाएं बनी है जो कोई कार्य कर रही है, तो उन चीज़ों को, जैसे एनजीओ कोई कार्य कर रहा है, गैर सरकारी संगठन होता है परंतु सरकार का उसमें नियंत्रण होता है, तो उससे भी हम सूचना डायरेक्ट नहीं ले सकते एनजीओ से, हम किसके माध्यम से लेंगे, लोक प्राधिकारी के माध्यम से लेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, लोक प्राधिकारी की पहुंच जो भी प्राइवेट निकाय है उससे भी हम सूचनाएं ले सकते हैं, परंतु वो लोक प्राधिकारी की पहुंच में हो, और ये हम किसी भी रूप में, कोई भी सामग्री के रूप में जो है वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है, सूचना कहलाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये आज का लास्ट हम देखते हैं, जो अध्याय 1 में आपको परिभाषा जो ध्यान रखनी है, हमने सूचना का अधिकार, तो ये सूचना का अधिकार से क्या अभिप्रेत है दिया रहता है, आपके जो टर्म्स है उसमें अभिप्रेत मतलब उसका अर्थ क्या है, इसको हमको समझना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, सूचना का अधिकार में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, सूचना का अधिकार से प्राप्त करना नहीं है, देखिएगा यहाँ पर कृति, दस्तावेज और अभिलेखों का निरीक्षण आप कर सकते हैं इस अधिकार के अंतर्गत। सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई भी कृति है, कोई भी दस्तावेज है, कोई भी अभिलेख है, तो उसका आप निरीक्षण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें, दस्तावेजों, अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी दस्तावेज है, कोई भी अभिलेख है, उसके अंदर टिप्पण है, उद्धरण है, कुछ भी लिखा गया है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रमाणित प्रतिलिपि बिल्कुल सील साइन हुआ आपको मिलेगा, प्रमाणित प्रतिलिपि आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। मैंने अभी बताया कि रोड बन रहा है या कोई घर बन रहा है, आपको वहाँ के मटेरियल में कोई दिक्कत है, तो वहाँ से जो आपको नमूना दिया जाएगा, आपने रोड में से नमूना मांग लिया, डामर मांग लिया, तो आपको जो डामर प्रोवाइड करवाया जाएगा वो प्रमाणित रहेगा, ठीक है। किसी भी लैब से प्रमाणित वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक, ताकि आप भाई उसके खिलाफ अपील करने जाएं कि ये गलत हुआ है, तो आपके पास प्रमाणित प्रतिलिपि रहेगी जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत मिलेगी, जो कोर्ट में भी काम आएगी, ठीक। तो सामग्री की प्रमाणित नमूने भी ले सकते हैं। इसके अलावा डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को अभिप्राप्त करना। इसके अलावा आप किसके रूप में प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क के रूप में, फ्लॉपी के रूप में, टेप के रूप में, वीडियो कैसेट के रूप में, या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में, आपको पेन ड्राइव में चाहिए, या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कैसे भी, बस उसका शुल्क जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसका शुल्क देने के बाद वो चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार से डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट आदि आदि के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो बिल्कुल आप क्या करें, लाइक कर दें, दोस्तों को अपने शेयर कर दें, और कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट ही हमारी एनर्जी है, तो कमेंट जरूर करिए। तो आज की कक्षा यहीं पर स्टार्ट करते हैं, कल हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।